टूरिज्म डे में ये थीम ये स्पष्ट करती है कि टूरिज्म की स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द इंडिविजुअल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड एवरी नंबर इन दैट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इज अ पर्सन बिहाइंड दैट नंबर। तो इस हिसाब से हमको टूरिज़्म जो है उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा। टूरिज़्म शुड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बट दुर्भाग्यवश हमारे वहाँ उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे वहाँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि हमारा जो माइनिंग माफिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, जो टिम्बर माफिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इसके अलावा जो बिल्डर माफिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हमारी जितनी भी प्लानिंग हो रही है, चाहे वो टूरिज़्म की हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो, और जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो एट द टॉप ऑफ द लैडर आर दीज थ्री माफियाज। मैं इसलिए स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ बिकॉज आई एम फाइटिंग अगेंस्ट दिस माफिया। और इसके मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि हमारे वहाँ किस तरह से प्लानिंग होती है और किस तरह से डिफरेंट माफिया जो हैं उनको ओबलाइज करने की चेष्टा की जाती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेस्ट जो हैं, जैसे अभी मैती जी ने कहा, हमारे फॉरेस्ट बड़े अच्छा स्थान है जहाँ पर हम टूरिज़्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जापान में ये हो भी गया है। जापान में आपने सुना होगा 1990 से वहाँ शिनरिन योकन करके एक सॉर्ट ऑफ टूरिज़्म डेवलप हुआ है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो हमारे जंगल हैं उनके वहाँ उन लोगों को आमंत्रित करते हैं, टूरिस्ट को, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, और जो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं जिनका माइंड जो है वो बड़ा स्ट्रेस्ड रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के से बीमार रहते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है उन्हें, तो उन लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को इनवाइट करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, और 15 या 20 दिनों जंगलों में उनको घुमाते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आराम आराम से। उसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, जैसे ट्रैकिंग करते हैं उस तरह से नहीं, आराम आराम से। तो उसके बाद ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि उनका ब्लड प्रेशर लोअर हुआ है, डिस्ट्रेस हुए हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल में हो गई है। तो ये शिनरिन योकन से वो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका में भी ये बहुत पॉपुलर हो गया। हमारे उत्तराखंड में जंगलों की कोई कमी नहीं है, हर गांव के पास जंगल है, और उन जंगलों में हम शिनरिन योकिन जो है उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा बहुत परिवर्तित भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जंगल में वाइल्ड लाइफ भी है, बर्ड लाइफ भी है, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। तो हमारे जो ग्रामीण युवक हैं और जो शिक्षित भी हैं और शिक्षित नहीं भी हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा बर्ड लाइफ के बारे में बता दें, थोड़ा ट्रीज़ के बारे में बता दें कि जैसे बुरांस का पेड़ है, तो बुरांस के पेड़ की हम ब्यूटी तो जानते हैं, लेकिन बुरांस की कितनी स्पीशीज़ हैं हिमालय में, 80 स्पीशीज़, उसके बारे में बताएं। उत्तराखंड में 5 स्पीशीज़ हैं, उसके बारे में बताएं। उसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है बुरांस की। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड फॉर द इम्यून सिस्टम। अगर आपको एमीबायोसिस है, उदर के रोग हैं, तो उसके लिए भी बुरांस जो है इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हमारी जो बर्ड्स हैं, एंड वी हैव गॉट अ वेरी वेरी रेयर कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मानना है कि उत्तराखंड में करीब 622 या 640 बर्ड स्पीशीज़ हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 700 बर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो उत्तराखंड में आइडेंटिफाई कर ली हैं, और हमने ऐसे कई स्पॉट्स भी हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे नैनीताल में पंगूट है, पंगूट में बहुत अच्छी बर्ड्स हैं, और वहाँ जंगल भी अच्छा है। तो जो लोग वहाँ जंगलों में रह रहे हैं उनके बच्चों ने बर्ड वॉचिंग के वो गाइड्स बन गए हैं, एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट। तो टूरिज़्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है शिनरिन योकिन। लेकिन हमारी सरकार इस तरह ध्यान नहीं देती। हमारी सरकार ध्यान देती है कि वेस्ट में क्या हो रहा है। जैसे अभी एक बहुत ही मतलब हास्यास्पद स्थिति हुई, इट वॉज वेरी वेरी कॉमिकल। उन्होंने क्या अनाउंस किया है, अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने दिसंबर में किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में आया था, उत्तराखंड में नहीं आया, कि टिहरी डैम में और नैनीताल का जो लेक है इसमें हम शिप प्लेन लैंड करेंगे, और ये टूरिज़्म को वो करें, सी प्लेन जो है उसको ये लैंड करेंगे। अच्छा, अब टिहरी डैम में इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि टिहरी डैम जो है वो लेक बहुत बड़ा है, लेकिन टिहरी डैम में भी इन्होंने अभी जो मिनिस्ट्री है उससे इनको क्लियरेंस नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे देयर आर सर्टन रॉक्स जिनके ऊपर रन ओवर नहीं हो सकता है। लेकिन नैनीताल जो है, नैनीताल का लेक का सर्कमफ्रेंस है 3.5 किलोमीटर। अब 3.5 किलोमीटर में अगर आप सी प्लेन लैंड करेंगे तो सी प्लेन के लिए सर्टन रिक्विजिशंस हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है एंकरेज एरिया, दूसरा है डॉकिंग एरिया, तीसरा है मैनूवरिंग एरिया,
then landing area, moving area, protected area, parking area, fixed jetty, gangway और ऐसे कई चीज़ें हैं। तो इसके लिए अगर आप ये सब चीज़ें वहाँ लगा देंगे मतलब लेक में, तो लेक तो गायब हो जाएगा। देयर नॉट इवन बी अ सेंटीमीटर, एक फिश जो है वो भी वहाँ पर तैर नहीं सकती है। तो इसके लिए इन्होंने बड़ा जोर लगाया था और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म को मैंने लीगल नोटिस भेजा, तो फिलहाल नैनीताल का तो रुक गया। अभी आपने दोबारा जब अनाउंसमेंट सुना होगा तो उसमें टिहरी डैम का तो उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन नैनीताल का नहीं किया है। तो इस तरह से इनकी प्लानिंग होती है। दूसरा, एक नैनीताल को लेकर मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ जिसमें मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है हाई कोर्ट में। नैनीताल में एक वाटिका है जो मनोरा पीक में है, जिसको कहते हैं हनुमान वाटिका। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाटिका। टूरिस्ट बहुत जाता है क्योंकि वहाँ बर्ड लाइफ बड़ी रिच है, ट्रिमेंडसली रिच बर्ड लाइफ, एनिमल लाइफ भी है वहाँ। अक्सर पैंथर भी आप देख सकते हैं, बाकिंग डियर देख सकते हैं, घुरड़ देख सकते हैं वहाँ सामने बिल्कुल। कालीज फेजेंट तो ऐसा है जैसे मतलब आपके सामने मिल जाएगी। जो मीट ईटर्स हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके मुंह में तो लालच आ जाता हो, ताक में रहते हैं कि इनको माने, खैर कर नहीं सकते क्योंकि पब्लिक में बहुत कॉन्शियसनेस है। तो अब जो हनुमान वाटिका है वो इट स्टार्टेड केविंग इन, धंस रही है वो बड़ी बुरी तरह से। उसके पीछे कारण ये है कि उसमें 90% तो सैंड है एंड 10% जो है वो है शैटर्ड रॉक। दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो धंस रहा है, उसमें कई फॉल्ट्स हैं। फॉल्ट्स के अलावा वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी उसी रास्ते से पास होता है, तो वो धंस रहा है। उसके लेफ्ट फ्लैंक में है बलिया रेवीन या बलिया घाटी, जो उसके लेफ्ट फ्लैंक में है। बलिया रेवीन में पिछले 20 साल से हर साल लैंडस्लाइड आ रही है और बरसात में 3 महीने जो लोग वहाँ रहते हैं उनको विस्थापित किया जाता है। दे आर सेंट टू स्कूल्स या धर्मशाला में उन लोगों को रखा जाता है। राइट फ्लैंक में है आपके निहाल वाटरशेड। निहाल वाटरशेड में भी 4 साल से बहुत भीषण लैंडस्लाइड हो रही है। तो माना ये जाता है कि अगर वहाँ पर रोपवे बनेगी, रोपवे फ्रॉम देयर टू रानीबाग, करीब 16-17 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज, तो वो पूरा एरिया धंसेगा और नैनीताल का लेक का पानी है जो बहेगा और फुटहिल्स में जितने भी सिटीज़ हैं, टाउनशिप्स हैं, राइट अप टू हल्द्वानी एंड लालकुआं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। इकोनॉमिकली भी वो वायबल नहीं है, क्योंकि रानीबाग अगर आप आएंगे तो आप ट्रेन से तो आएंगे आप काठगोदाम तक, काठगोदाम से रानीबाग आप ट्रैवल करेंगे टैक्सी में 8 किलोमीटर, फिर आप उसमें रोपवे में आएंगे, रोपवे से आप हनुमान वाटिका जाएंगे, हनुमान वाटिका से अगेन आपको टैक्सी पकड़नी पड़ेगी नैनीताल को। तो इसके माने जो टूरिस्ट, एक इंडिविजुअल टूरिस्ट काठगोदाम से नैनीताल आएगा थ्रू रोपवे, तो उसको करीब करीब 1800 रुपये उसका खर्चा होगा। जबकि काठगोदाम से अगर आप शेयर टैक्सी लेंगे तो आपको 150 रुपये पड़ता है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा टूरिस्ट है जो 1800 रुपये दे के आएगा। अच्छा आएगा भी तो टूरिस्ट सीज़न हमारे वहाँ 2 महीने चलता है, 10 महीने वो रोपवे कैसे वायबल होगी। तो ये चीज़ उन लोगों के समझ में नहीं आ रही। तीसरा, जैसे मैंने अभी फॉरेस्ट के बारे में बताया है, आपने पता नहीं सुना है या ना सुना हो, आपका टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो चाह रहा है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है TN गोधावर्धन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट को डिफाइन किया है। फॉरेस्ट के मतलब होते हैं एक स्मॉल, क्या हो गया? Can I speak or should I stop? Yes, sir. By mistake, it is done by some student. अब ये क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। TN गोधावर्धन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फॉरेस्ट की डेफिनेशन ये है कि अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड जिसमें 4-5 पेड़ भी हैं, केवल बुशेस भी हैं, ग्रास है, उसको भी फॉरेस्ट माना जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि सिविल फॉरेस्ट, पंचायत फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट, जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, वो अगर वो 10 हेक्टेयर से कम है तो वो जंगल नहीं माना जाएगा। अब आप ये बताइए कि पंचायत फॉरेस्ट में, बल्कि हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में भी 10 हेक्टेयर फॉरेस्ट का पैच जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इस तरह से वो इसको, हमारे जंगलों को, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को वो हड़पना चाहते हैं बिल्डर माफिया के लिए। इसलिए क्योंकि कुमाऊं में देर आर 7 और 8 पैचेस जहाँ बहुत थिक फॉरेस्ट हैं, और जैसे जिलिंग एस्टेट है,
जिलिंग एस्टेट जो है, जिलिंग एस्टेट को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं क्योंकि जिलिंग में बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, जिलिंग से हिमालयन व्यू बहुत बेस्ट है, और इसके अलावा इट इज़ वेरी क्लोज टू काठगोदाम। तो इस तरह से जैसे बिल्डर माफिया है, माइनिंग माफिया, ये लोग हावी हो गए और इनसे लड़ना जो है बड़ा मुश्किल है। जैसे माइनिंग माफिया है, इसका जो टर्नओवर है ये 2000 करोड़ एनुअली है, 2000 करोड़ जिसका टर्नओवर है एनुअली। तो वो माइनिंग माफिया, और ये तो वो माइनिंग माफिया है जो क्या कहते हैं लीगल उसमें कर रहा है, जो इलीगली जो कर रहे हैं उसकी और कॉस्ट लगा लीजिए। तो हमारे वहाँ पहले तो ये जो एनोमलीज़ हैं, जो इन्वायरमेंट को इतना सेकेंडरी समझा है, हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने एनवायरनमेंट को अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिया है। नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल जब बना था तो हमने सोचा था तो चलो रीजनल पार्टी है, ये अपने मैनिफेस्टो में इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो ये तो मैंने आपको स्थिति बताई जो ग्राउंड रियलिटी है, विच एज एन एक्टिविस्ट। और मैं एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि आई एम ट्राइंग टू बोस्ट। आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी। I teach Indian officers of the Indian Administrative Services, Police Services, Forest Services, IPS officers, Judicial Services। तो मुझे मालूम है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है और ग्राउंड रियलिटीज, बिकॉज आई एम एन एक्टिविस्ट, सो आई नो कि गांव में क्या स्थिति हो रही है। तो इस तरह से जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ आप ग्राउंड तक कैसे लाएंगे। लेकिन मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, मेरे पास सर्टन आइडियाज़ भी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास असेट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट एक असेट्स है, तो वहाँ मैंने आपको बता दिया क्या किया जा सकता है। अब हमारे पास असेट है, जैसे स्वामी विवेकानंद, हम टूरिस्ट सर्किट बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो टूरिस्ट सर्किट है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी वेरी पॉपुलर नॉट ओनली फॉर नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल। 1890 में स्वामी विवेकानंद फर्स्ट टाइम आए थे नैनीताल में महाराजा खेत्री से मिलने। महाराजा खेत्री वो राजा थे जिन्होंने 1893 में शिकागो में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। नैनीताल से वो गए वो भवाली, भवाली से फिर गए वो काकड़ी घाट। काकड़ी घाट जो है नैनीताल से 40 किलोमीटर है, आता अल्मोड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब पैदल यात्रा थी, टोटल पैदल यात्रा थी बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन जगहों को, तो वाया काकड़ी घाट ही जाते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद काकड़ी घाट में पहुँचे तो आपके लिए आश्चर्य की बात होगी और आपने पढ़ा नहीं होगा, बट दिस इज़ अ फैक्ट। उनकी जो बायोग्राफीज़ है बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, जो सबसे स्टैंडर्ड बायोग्राफी है, उसमें ये कोट किया गया है। तो जब वो अपने साथी स्वामी अखंडानंद के साथ गए और उन्होंने काकड़ी घाट का संगम देखा, सुयाल नदी और कोसी नदी वहाँ पर मिलती है, तो वो ठिठक गए और कहने लगे दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर मेडिटेशन। तो उस रात वो वहीं रुके। सुबह उन्होंने स्नान किया और मेडिटेट किया करीब 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद जब वो उठे तो उन्होंने कहा अपने साथी से कि ऑल माई इंटरनल प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व टुडे। इंटरनल प्रॉब्लम्स वो नहीं जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। तो उनको एक स्पिरिचुअल लाइट जो है वो वहाँ पर मिली। उसके बाद उन्होंने कहा आई सॉ द कॉस्मोस एंड द माइक्रोकॉस्मोस टुगेदर। आई सॉ कॉस्मोस, मैक्रोकॉस्मोस एंड माइक्रोकॉस्मोस टुगेदर एंड द होल यूनिवर्स विदिन एन एटम। ये उनका कहना था। उसके बाद जब वो कैलकाटा पहुँचे तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कॉस्मोस, माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। और यही आर्टिकल जो है, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 1893 में जो उन्होंने शिकागो में जो स्पीच थी, वो इसी का एसेंस है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि है उस स्थान की, लेकिन उसको ओवरलुक किया गया है। न तो जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं उन्होंने वहाँ पर कुछ किया है। अगर उसको वहाँ पर होम स्टेज बना दी जाए काकड़ी घाट में, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट विल बिकम एन इंटरनेशनल सेंटर। इसके अलावा फिर वो अल्मोड़े गए। अल्मोड़े 1897, 98 कई बार गए, 1901 में भी गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो हम अल्मोड़े में कह सकते हैं, उन्होंने अल्मोड़े में, आई थिंक आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो उन्होंने कसार देवी एक स्थान है अल्मोड़े में, जहाँ तो अल्मोड़े में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कसार देवी, वो कौशिकी देवी का मंदिर है। खैर मैं मंदिर की बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस स्थान पर वो मंदिर है वहाँ पर अगेन स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेट किया। और वो मेडिटेट करने के पीछे कारण क्या था, इससे मैं थोड़ा इतर जाऊँगा।
आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा हिप्पीज़ जो हैं वो अल्मोड़े में हैं, कसार देवी एरिया में। इसको बोलते हैं क्रैंक्स रिज। आप जाइए तो उस क्रैंक्स रिज में आपको हिप्पी मिलेंगे। उन लोगों ने वहीं पर शादी ब्याह भी कर दिया, वहीं बस गए हैं और वो अपने देश वापस भी नहीं जाते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी पहाड़ी कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। तो मैंने अल्मोड़े यूनिवर्सिटी में लोगों से पूछा कि वाई इज़ क्रैंक्स रिज सो पॉपुलर, क्यों यहाँ हिप्पीज आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, बट नो वन कुड गिव मी अ गुड आंसर। उन सब ने यही कहा कि यहाँ चरस के पेड़ बहुत होते हैं, पौधे बहुत होते हैं, इस वजह से भांग जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये बस रहे हैं। लेकिन भांग तो उत्तराखंड में हरी जगह होती, तो दे कुड हैव गॉन टू अदर प्लेसेस ऑल्सो, बट वाई डिड दे फोकस एट द क्रैंक्स रिज। तो क्रैंक्स रिज में आपको आश्चर्य होगा कि टिमोथी लियरी, जिन्होंने हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो टिमोथी लियरी वहाँ लगभग 2 साल रहे। इसके अलावा D.H. लॉरेंस, जिनने लेडी शैटरलीज लवर्स लिखी है बुक, नॉवल, वो भी वहाँ रहे थे, उन्होंने वहाँ किया। अर्ल ब्रूस्टर, इंटरनेशनली नोन आर्टिस्ट, ही ऑल्सो स्टेड इन क्रैंक्स रिज। इसके अलावा कई और थिंकर्स वहाँ पर रहे। तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न। आई वाज परप्लेक्स। मैंने कहा भाई नैनीताल इतनी सुंदर जगह, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं बसने के लिए। उदय शंकर वहीं गए, उदय शंकर ने वहाँ पर अपना वो खोला, और उदय शंकर का जो सेंटर था, उदय शंकर के सेंटर में गुरुदत्त ट्रेन हुए हैं, आपके रविशंकर ट्रेन हुए हैं। इसके अलावा वो कई लेडी आर्टिस्ट, कई फिल्म एक्टर्स वहाँ ट्रेन हुए हैं। तो वाई डिडंट ही कम टू नैनीताल। तो तब मुझे पता चला, जब मैंने बहुत सर्वे किया, अब नासा भी उस पर काम कर रहा है, जो थियोरी मैंने दी थी, वहाँ पर वो वैन एलन बेल्ट का एक सेंटर है। देर आर 3 सेंटर्स ऑफ वैन एलन बेल्ट इन द वर्ल्ड। एक है माचू पिच्चू में, पेरू में, दूसरा है स्टोनहेंज लंदन में, और तीसरा है आपके ये जो क्रैंक्स रिज है अल्मोड़े में, जहाँ कसार देवी मंदिर है और जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। और वो इतने ज़्यादा भाव विभोर हो गए वहाँ कि यहाँ पर ये आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है और यहीं एक आश्रम उनका बनना चाहिए, उन्होंने कहा भी। खैर उनके साथियों ने अल्मोड़े में भी आश्रम बनाया। तो ये जो वैन एलन बेल्ट है, दिस इज बेसिकली a highly charged particles, energy particles on the earth's magnetic field। तो ये चीज़ जो है ये अट्रैक्ट करती है। जब मैंने ये बात कही थी तो पीपल वर लाफिंग, बट अब नासा इस पर रिसर्च कर रहा है। तो अब मेरे पास कई चिट्ठियाँ आती है, लोग मेरे से कहते हैं कि साहब ज़रा इस बारे में हमको बताइए कि ये क्या है, व्हाट इज़ वैन एलन बेल्ट। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जो थे वो अल्मोड़े से तो प्रभावित थे ही। जब वो एल्स में घूम रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि काश एक ऐसा सेंटर होता उत्तराखंड में, हिमालय में, जहाँ मैं रिटायरमेंट लेके वहीं बस जाता। तो उनके 2 साथी थे, कैप्टन सीवर्स एंड मिसेस सीवर्स, उनके शिष्य भी थे, साथी भी थे। कैप्टन सीवर्स एंड मिसेस सीवर्स जो है वो इंडिया आए, हिमालय आए, अल्मोड़ा आए, और उसके बाद उन्होंने मायावती में एक आश्रम स्थापित किया जो अद्वैत आश्रम है, और सबसे बड़ा अद्वैत आश्रम है, और सबसे ज़्यादा प्रिय था उनको स्वामी विवेकानंद को। तो ये एक पूरा सर्किट बनाया जा सकता है और इसमें ग्रामीण लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। वहाँ पर आप होम स्टेज बना सकते हैं, और उत्तराखंड में कम से कम कुमाऊं में ये विशेषता है कि गांव-गांव में लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं, फोक सिंगर्स हैं, फोक डांसर्स हैं, वो इवनिंग में भी एंटरटेन करेंगे। इसका एक लाभ और ये होगा कि हमारे वहाँ ऐसा टूरिस्ट आएगा जो बड़ा क्लास टूरिस्ट है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो नैनीताल में टूरिज्म में हम देखते थे कि मार्च अप्रैल में गुजराती लोग आते हैं, वेरी वेल बिहेव्ड पीपल। उसके बाद गर्मियों में डेलीइट्स आते थे, इंटेलेक्चुअल्स। फिर अक्टूबर में आपके आते थे बंगाली, जो सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करते थे और जो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ जाते थे। हमें थिएटर के बारे में पता चलता था, हमें लेटेस्ट जो अच्छी नॉवेल्स हैं उनके बारे में पता चलता था, और बिंदु की फ़िलॉसफी के बारे में मैंने उन बंगाली टूरिस्ट से ही सोचा। रविशंकर के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन आज जो टूरिस्ट आ रहा है नैनीताल में, शर्म आती है हमें देख के। आप अगर नैनीताल से हल्द्वानी शाम के टाइम में गाड़ी में जाएँ, अपनी गाड़ी लेके, तो आपको 6-7 किलोमीटर के आगे आपको 60-60 साल के बुढ़े भी सिर में दारू का ग्लास लेके डांस करते दिखाई देते हैं। तो इस टाइप का टूरिस्ट हमारे वहाँ आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है टूरिज़्म को, उसे दारू पीने से मतलब है। तो व्हाट विल आवर जनरेशन लर्न फ्रॉम दीज पीपल, व्हाट सॉर्ट ऑफ टूरिज़्म वी वांट टूरिज़्म जो हमारे बच्चों को गाइड करे, हमारी फ्यूचर जनरेशन को गाइड करे। ये तो बर्बाद कर रहा है जो टूरिज़्म। तो स्वामी विवेकानंद सर्किट जो है, ऐसे ही गांधी सर्किट बन सकता है, ऐसे ही शंकराचार्य का सर्किट बन सकता है। एक सर्किट के बारे में मैं और बात करूंगा, वो है रविंद्रनाथ टैगोर सर्किट। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, ये सबसे पहले उत्तराखंड में आए थे, रामगढ़ में 1903 में। 1903 में इसलिए आए थे क्योंकि इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी
मृणालिनी जी की। तो तब ये यहाँ 2 महीने रहे, और उस 2 महीने में क्योंकि वो बहुत भाव विभोर थे, सेंटिमेंटली ही वॉज डिस्टर्ब, तो ये माना जाता है कि गीतांजलि जो है उसकी कुछ वर्सेस इन्होंने यहीं पर कंपोज किए थे, गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल लॉरिएट मिला था। और साथ ही साथ बालक और शिशु, ये 2 बड़े फेमस कलेक्शंस हैं उनकी बुक के, ये भी उन्होंने वहीं कंपोज किए थे। उसके बाद फिर ये बीच का मैं छोड़ दे रहा हूँ, 1927 में ये अल्मोड़ा गए थे, बोसी सेन के साथ रहे थे। बोसी सेन का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन नॉर्मन बार्लो का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि नॉर्मन बार्लो जो थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे। लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे जो साइंटिफिक रिसर्चेस थी वो बोसी सेन की थी। बोसी सेन अल्मोड़ा सेटल हो गए थे, वो स्वामी विवेकानंद के स्टूडेंट के शिष्य थे, जिनने उन्होंने गाइड किया कि तुम अल्मोड़ा जाओ, दैट इज़ एन आइडियल प्लेस बोथ फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर स्पिरिचुअलिज्म, और वहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट है। तो उन्होंने हाइब्रिड सीड्स और कई रिसर्चेस की। आज स्वामी विवेकानंद सेंटर जो है एग्रीकल्चर का, वो उन्हीं की पर्सनल लैब में है। उनकी वाइफ भी बहुत टैलेंटेड थी, गर्ट्रूड एमरसन। गर्ट्रूड एमरसन यूज्ड टू राइट फॉर अमेरिकन मैगजीन एंड शी वॉज अ ग्लोब ट्रॉटर। उनको उनके पियर्स जो हैं, उनके साथी जो थे, उनको लेडी मार्को पोलो कहते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करती थी, इतना घूमती थी। तो उनके पास रहे, बोसी सिंह के पास। वो एरिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर 1937 में आए, तब ये रहे थे वहाँ के कैंटोनमेंट में, अब उसको टैगोर भवन कहा जाता है। तो उस कैंटोनमेंट में जब रहे, उस समय भी इन्होंने बहुत क्रिएटिव राइटिंग की, और इनके 3 कलेक्शन उस समय के बड़े फेमस हैं। एक तो है आकाशदीप, दूसरा है नवोजातक, और तीसरा है सुजुति। सुजुति मतलब व्हाट इज़ एन आइडियल लीडर, ये उन्होंने किया। और विज्ञान की भी किताब लिखी, विश्व परिचय। तो आप टैगोर सर्कल जो है, टैगोर सर्कल को भी आप वो करते हैं, हम लोगों ने इनके लिए काफ़ी वो किया था। तो अब विश्व भारती जो है वो अपना एक कैंपस रामगढ़ में बना रही है। तो जब विश्व भारती राम बना सकती है, तो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वाई इट इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसी तरह से एक सर्किट जो है वो रोनाल्ड रॉस का भी बनना चाहिए, बिकॉज रोनाल्ड रॉस इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज। इट वॉज नॉट टैगोर, रोनाल्ड रॉस इज़ द फर्स्ट इंडियन, बिकॉज रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है वो 1857 से पहले हुआ था, और रोनाल्ड रॉस वॉज बॉर्न इन अल्मोड़ा। ही स्टडीड देयर अप टू क्लास 5, और वो वहीं रहना चाहते थे, लेकिन 1857 की घटना के बाद उनके फादर ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। और रोनाल्ड रॉस जाते जाते, when she left this world, even then he was interested in coming back to Almora. Oh Almora, I see the bright lights of your township. तो ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह के सर्किट्स हमें बनाने चाहिए जो हमारे असेट्स हैं। वाई डू यू हैव टू, एक वो आपके सी प्लेन हम ला रहे हैं नैनीताल में, जो कि संभव ही नहीं है। सी प्लेन ला रहे हैं टिहरी में। इस तरह के जो हमारे आइडियाज़ हैं, रोपवे बन रहे हैं, जैसे अब नो मीनिंग। मसूरी के लोग पता नहीं क्यों नहीं विनोद कर रहे हैं, क्योंकि मसूरी का हिल जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वीक। तो हम लोग जो टूरिज़्म सेक्टर में हैं, नॉट द एकेडमिक्स, जो टूरिज़्म सेंटर में जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि ओवरनाइट रिच हो जाएं, और ओवरनाइट रिचेस दे वांट। They are not interested in tourism, they are not interested in sustainable development, they are not interested in development of the local people or the local youth. Local youth means irrespective of any caste, creed और religion, जो यहाँ पर बस गए हैं, उन लोगों के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है। नैनीताल में एक नया ट्रेंड चल गया है कि 5 साल के लिए, 10 साल के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से आके लोग लीज में होटल ले रहे हैं। डू यू थिंक वो लीज में जिन होटल में हैं उसमें मैनेजर उनका है, हर स्टाफ मेंबर जो है वो उनका है। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि लोकल उत्तराखंड का कोई डेवलपमेंट हो। विद दीज वर्ड आई एम सॉरी, आई एम वेरी क्रिटिकल, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई एम एन एक्टिविस्ट। और मुझे जब गुस्सा आता है इन सब चीज़ों में, ये सरकार की जो नीतियाँ हैं, तो मैं हर मंच से इस बात को कह देता हूँ कि ये हमारी सोच है, ये हमारे नेताओं, पॉलिसी प्लानर और उसकी। बल्कि मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं ये रोपवे के बारे में, जब मेरी 2nd या 3rd हियरिंग हो रही थी, तो उनके गवर्नमेंट वकील ने मेरे से खुद कहा, उसने कहा कि साहब अब आप चिंता मत करिए, ये लोग इस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे रोपवे में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब जितने भी लोग थे जिनको घूमने का शौक़ था, वो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी घूम आए हैं रोपवे के नाम पर। सो दिस इज़ आर टूरिज़्म।
Thank you very much. I'm sorry I should not have been so bold and so outspoken. Thank you very much.